जंगल भले ही घना था, पर उसके अंदर जाकर ही उनकी वासना बुझ सकती थी। यही सोचकर 49 वर्षीय सरपंच प्रताप सिंह अपनी सत्ता के नशे में चूर 24 वर्षीय विधवा चंदा को बांस के झुरमुट में खींच ले गए और चंदा के विरोध के बावजूद उसके साथ सहवास करने के लिए जबरदस्ती करने लगे। उन्होंने चंदा का ब्लाउज खींच उसकी छाती निर्वस्त्र कर दी। उसी संघर्ष के दौरान ही चंद नीचे गिर गई और उसके सिर पर चोट लगी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। प्रताप सिंह घबराकर शव को वहीं छोड़ चुपचाप अपने घर पहुंच गए। चंदा का अर्धनंगा शव बांस के झुरमुट में वहीं पड़ा रहा। सावन का महीना चल रहा था। गांव के खेतों में बाजरा की फसल लहलहा रही थी। बरसात के कारण तालाब भर गए थे और पगडंडियों पर हरियाली फैल गई थी। शाम के समय सूरज ढलने के बाद गांव के बाहरी भाग में स्थित बांस के झुरमुट की ओर से एक छाया आकृति तेज कदमों से लौट रही थी। हवा में उमस थी और रह रहकर बिजली चमक रही थी। सरपंच प्रताप सिंह अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी कमला देवी रसोई में खाना बना रही थी। आज इतनी देर कहाँ लग गई? चुनाव की तैयारियों में फिर से लग गए क्या? कमला देवी ने पूछ। हाँ, वही सब, प्रताप सिंह ने कुएं से पानी निकालकर हाथ मुंह धोते हुए जवाब दिया। आजकल तो बारिश के दिनों में भी सरपंच का काम बढ़ता ही जा रहा है, कमला देवी ने हंसते हुए कहा। प्रताप सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, कपड़ों पर मिट्टी के धब्बे थे। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और बरामदे में चारपाई पर जा बैठे। आसमान में बादल घिर रहे थे। अचानक से तेज हवाएं चलने लगीं। प्रताप सिंह का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अभी कुछ घंटे पहले ही बांस के झुरमुट में जो हुआ था वह उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। चंदा की आंखों में वह डर, उसके शरीर का अचानक ढीला पड़ जाना और फिर वह पत्थर जिस पर गिरकर उसका सिर फूट गया था। प्रताप सिंह ने तत्काल वहां से भागने का निर्णय लिया था। कौन जानता है कि वो वहां थे? किसने उन्हें देखा था? कोई नहीं। उन्हें यकीन था अंधेरा होने के कारण और उमस भरे मौसम में गांव के लोग घरों में ही थे। खाना लगा दूं? कमला देवी ने पूछा। नहीं, मेरी भूख नहीं है, प्रताप सिंह ने झिझकते हुए कहा। अरे, भूख नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कमला देवी ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, बस थक गया हूं। कल सुबह जिले से अधिकारी आ रहे हैं, उनके लिए कई फाइलें तैयार करनी हैं। प्रताप सिंह ने बहाना बनाया। रात गहरी होती गई। प्रताप सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। कमला देवी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें मिट्टी की छत से टपकने लगीं। प्रताप सिंह के जहन में एक विचार कौंधा। बारिश, अगर तेज बारिश हुई तो क्या सुबह तक सारे सबूत मिट नहीं जाएंगे? झुरमुट के बगल से बहने वाला नाला भी उफान पर आ जाएगा। यह सोचकर उनके मुंह पर हल्की सी मुस्कान आई। तेज बारिश और उफनता पानी प्रकृति स्वयं उनकी सहायता कर रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। चंदा, उसका वह भयभीत चेहरा, उसकी आखिरी चीख प्रताप सिंह के शरीर में कंपी छू गई। अगर सुबह तक शव ढूंढ लिया गया तो सुबह के 4 बज चुके थे और बारिश थम गई थी। गांव की ओर से आवाजें आने लगीं। अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। प्रताप सिंह हड़बड़ाकर उठ बैठे। क्या किसी ने चंदा के शव को पा लिया है? आवाज़ तेज होती गई। कई लोगों की आवाज़ें एक साथ आने लगीं। प्रताप सिंह ने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकल आए। सूरज निकलने को था और दूर से गांव के कई लोग बांस के झुरमुट की ओर दौड़ते दिखाई दे रहे थे। लाल सिंह, जो गांव का किसान था, चिल्ला रहा था, कोई तो आओ, कोई तो देखो, चंदा की लाश मिली है। प्रताप सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने गहरी सांस ली और सामान्य दिखने का प्रयास करते हुए दौड़कर भीड़ में शामिल हो गए। उन्हें पता था अब खेल शुरू होगा। गांव का सरपंच होने के नाते उन्हें ही पुलिस और अधिकारियों से बात करनी होगी और वे जानते थे सबसे अच्छा बचाव आक्रमण होता है। चंदा का शव तालाब के किनारे बांस के झुरमुट के पास पड़ा था।
रात की बारिश ने उसे थोड़ा दूर तक बहा दिया था। सिर पर गहरी चोट थी, छाती पर कोई कपड़ा नहीं था। झुरमुट के करीब पत्थर पर खून के निशान थे। ये क्या हो गया? सरपंच जी, आपको तुरंत पुलिस को बुलाना होगा शिवराम, गांव के बुजुर्ग आदमी ने कहा। प्रताप सिंह ने गंभीर मुद्रा में सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। इस हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा। वे जानते थे खेल अभी शुरू ही हुआ है। जिसने गुनाह किया होता है वही सबसे पहले उसे छिपाने की साजिश रचता है। सुबह का सूरज तेज हो चुका था। गांव में चंदा की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। प्रताप सिंह ने पुलिस को फोन करके बुला लिया था। उनके मन में अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ अपराध छिपाने की चाह, दूसरी तरफ सरपंच होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाने का दबाव। गांव के लोग बांस के झुरमुट के आसपास इकट्ठा हो गए थे। किसी ने ऐसा घिनौना अपराध कैसे कर दिया? गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कहा। कितनी अच्छी औरत थी बेचारी। पति की मौत के बाद से अकेली मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। गंगा देवी बोली। उसका शरीर अधनंगा क्यों था? जरूर किसी ने उसके साथ बलात्कार की कोशिश की होगी, किसी ने कहा। प्रताप सिंह इन सब बातों को सुनकर पसीने से तर हो गए। उन्होंने अपनी घबराहट छिपाते हुए गांव वालों को शांत रहने के लिए कहा। देखिए, हमें धैर्य रखना होगा। पुलिस आ रही है। जो भी अपराधी है उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। तभी चंदा की बहन लता वहां पहुंची। लाश को देखते ही वह चीख पड़ी। दीदी, क्या हो गया आपको? उसका रोना चिल्लाना पूरे जंगल में गूंज उठा। लता रोते रोते अपनी बहन के शव के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कौन कसाई ने ऐसा किया? अभी कल शाम को ही तो मेरे घर आई थी। प्रताप सिंह के कानों में लता के ये शब्द बिजली की तरह कौंधे। कल शाम को ही तो मेरे घर आई थी, यानी कोई चंदा को देख सकता था। क्या कोई जानता था कि वह उनके साथ थी? थोड़ी देर में थानेदार राकेश सिंह जीप में सवार होकर अपने 2 सिपाहियों के साथ पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। सर, जल्दी से अपराधी को पकड़िए। मामला क्या है? थानेदार ने प्रताप सिंह से पूछा। सर, ये चंदा नाम की विधवा महिला है। आज सुबह इसकी लाश बांस के झुरमुट में मिली। लगता है कि किसी ने इसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की और फिर इसकी हत्या कर दी। प्रताप सिंह ने सामान्य से स्वर में जवाब दिया। थानेदार राकेश सिंह ने चंदा के शव को ध्यान से देखा। अधनंगी लाश, सिर पर गहरी चोट का निशान, पत्थर पर खून के धब्बे, सब कुछ साफ साफ बता रहा था कि यह हत्या का मामला है। मृतका का परिवार कौन है? थानेदार ने पूछा। ये उसकी बहन लता है। प्रताप सिंह ने लता की ओर इशारा किया। थानेदार ने लता से पूछा। तुम्हारी बहन कल कहाँ थी? आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था? लता ने आंसू पोंछते हुए कहा। कल शाम को ही मेरे घर आई थी, फिर शाम होने से पहले ही निकल गई। उसने कहा था कि किसी से मिलना है, पर किससे ये नहीं बताया। प्रताप सिंह के हाथ पैर फूलने लगे। उन्होंने जल्दी से बात बदलते हुए कहा। सर, हो सकता है गांव का ही कोई हो, या फिर बाहर से आया कोई आवारा। थानेदार ने प्रताप सिंह को ध्यान से देखा। सरपंच जी, गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपको शक हो? नहीं सर, हमारे गांव के सभी लोग शरीफ हैं, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। थानेदार ने फोटोग्राफर को बुलाकर घटनास्थल की तस्वीरें लीं और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का आदेश दिया। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा की। मैं सरपंच जी और लता से थाने आकर बयान देने को कहूँगा। और हाँ, सरपंच जी कृपया गांव के लोगों की सूची तैयार रखें जिनसे हम पूछताछ कर सकें, थानेदार ने कहा। प्रताप सिंह ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उनका मन विचलित हो रहा था। क्या उन्हें कोई देख गया था? कहीं लता को कुछ पता तो नहीं? थानेदार जब जा रहे थे तो प्रताप सिंह से बोले। सरपंच जी, आप भी आइए थाने, आपके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। प्रताप सिंह जीप में बैठ गए। उनके मन में सैकड़ों विचार कौंध रहे थे। थाने में क्या क्या पूछा जाएगा? क्या वे अपने आप को बचा पाएंगे? क्या कोई गवाह है जो उन्हें चंदा के साथ देख गया हो? रास्ते में थानेदार ने प्रताप सिंह से कहा। सरपंच जी, आप तो गांव के मुखिया हैं, आपको पता होगा कि किसका किस पर शक है, किसकी किससे दुश्मनी है।
प्रताप सिंह ने गले की गिरह खोलते हुए कहा, सर, मैं पूरी मदद करूंगा। हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। मृतका के पति की मौत कैसे हुई थी? थानेदार ने अचानक पूछा। उसके पति को 3 साल पहले बुखार हो गया था। इलाज के लिए शहर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। और उसके कोई बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, छोटे हैं दोनों। थानेदार ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी चलाते रहे। प्रताप सिंह की नज़र रास्ते पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। कैसे इस जाल से निकलें? कौन इस हत्या के लिए उपयुक्त बलि का बकरा हो सकता है? थाने पहुंचकर थानेदार ने अपने दफ्तर में प्रताप सिंह को बिठाया और पूछताछ शुरू की। प्रताप सिंह ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वे शांत और सामान्य दिखें। सरपंच जी, कल शाम को आप कहाँ थे? थानेदार ने पूछा। मैं तो चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बैठक में था, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। किसके साथ? कौन कौन था वहां? गांव के पंच और कुछ अन्य लोग, थानेदार ने नोट किया और आगे पूछना जारी रखा। और कितने बजे तक थे आप वहां? प्रताप सिंह के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं। वे जानते थे कि झूठ पकड़ा जा सकता है। शाम के करीब 7 बजे तक। फिर मैं सीधा घर चला गया था। थानेदार ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और बोले, अच्छा, चंदा के किसी पुराने प्रेमी या शत्रु के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, वह तो बड़ी शरीफ औरत थी, प्रताप सिंह ने कहा। लेकिन उनके दिमाग में एक नया विचार कौन था? थानेदार ने कुछ और सवाल किए, फिर प्रताप सिंह को जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जाते जाते कहा, सरपंच जी, गांव से बाहर मत जाइएगा। जरूरत पड़ने पर हम आपको फिर बुला सकते हैं। प्रताप सिंह ने सिर हिलाया और थाने से बाहर निकल आए। उनके दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी। अगर किसी और पर शक डाला जा सके। गांव लौटते हुए उन्होंने गांव के एक युवक रवि के बारे में सोचा, जो कभी चंदा पर नजर रखता था। क्या रवि को इस मामले में फंसाया जा सकता है? थाने से लौटकर प्रताप सिंह सीधे अपने घर नहीं गए। उन्होंने गांव के बाहर के रास्ते पकड़े और रवि के घर की ओर चल दिए। रवि एक युवक था जो गांव में मजदूरी करता था और अक्सर चंदा के घर के आसपास मंडराता रहता था। प्रताप सिंह जानते थे कि रवि का चंदा पर दिल है, हालांकि चंदा ने कभी उसे मुंह नहीं लगाया था। प्रताप सिंह ने रवि के घर पहुंचकर उसके पिता से पूछा, रमेश भाई, रवि कहाँ है सरपंच जी? वह तो सुबह से घर से निकला है। पता नहीं कहाँ गया है, रमेश ने हाथ जोड़कर कहा। प्रताप सिंह के मन में एक योजना पक रही थी। वे बोले, रमेश, तुम्हारे बेटे ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। क्या हुआ सरपंच जी? रमेश ने घबराकर पूछा। तुम नहीं जानते? चंदा की हत्या हो गई है और कई लोगों ने रवि को उसके साथ देखा था। रमेश के हाथ पैर फूल गए। नहीं सरपंच जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वह भले ही गरीब है पर ईमानदार है। प्रताप सिंह ने गंभीर होकर कहा, मुझे भी यकीन नहीं होता, मगर थानेदार साहब पूछ रहे थे। मैंने कहा, रवि भला क्यों ऐसा काम करेगा? मगर तुम्हारा बेटा अक्सर चंदा के घर के चक्कर काटता रहता था, यह बात तो तुम भी जानते हो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। सरपंच जी, बचाओ मेरे बेटे को। वह भले ही चंदा को पसंद करता था, पर उसकी हत्या कभी नहीं कर सकता। प्रताप सिंह ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर रवि को सिखा दो कि अगर पुलिस पूछे तो कहे कि वह कल शाम को गांव से बाहर था। अगर उसके पास कोई सबूत नहीं है कि वह कहाँ था, तो मुसीबत हो सकती है। वहां से निकलकर प्रताप सिंह ने गांव के कुछ लोगों से मिलकर चुपके से बात फैलानी शुरू कर दी कि रवि का चंदा से प्रेम प्रसंग था और चंदा ने उसे ठुकरा दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि कल शाम को रवि को किसी ने चंदा के साथ बहस करते हुए देखा था। शाम होते होते पूरे गांव में यही चर्चा थी कि रवि ने चंदा की हत्या की है। प्रताप सिंह ने गांव के मुखिया होने के नाते सभी को शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। रात में अपने घर पहुंचकर प्रताप सिंह ने गहरी सांस ली। कमला देवी ने पूछा, क्या हुआ? पुलिस ने क्या कहा? मामला गंभीर है, लगता है रवि ने चंदा की हत्या की है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, प्रताप सिंह ने झूठ बोला। रवि, वह तो बड़ा शांत लड़का है, ऐसा कैसे कर सकता है? कमला ने आश्चर्य से पूछा। प्यार में लोग क्या नहीं करते? रवि चंदा से प्यार करता था,
पर चंदा ने उसे ठुकरा दिया। कल शाम को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर रवि ने उसकी हत्या कर दी। प्रताप सिंह ने कहानी गढ़ते हुए कहा, हे भगवान, इतना बड़ा अपराध! और रवि अब कहाँ है? कमला ने पूछा। भाग गया है शायद, पुलिस ढूंढ लेगी। प्रताप सिंह चारपाई पर लेट गए, मगर नींद कहाँ थी। उनके जहन में बार बार चंदा का वह भयभीत चेहरा घूम रहा था। ऊपर से रवि की बेकसूरी का एहसास उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मगर क्या कर सकते थे? अपने बचाव के लिए किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाना ही था। अगले दिन सुबह थानेदार राकेश सिंह फिर गांव आए। उन्होंने प्रताप सिंह को बुलाया और पूछा, सरपंच जी, गांव में कुछ पता चला? प्रताप सिंह ने धीरे से कहा, हाँ साहब, कई लोगों ने बताया है कि रवि का चंदा से प्रेम प्रसंग था और कल शाम को उन्हें झगड़ते हुए भी देखा गया था। तो रवि कहाँ है अब? थानेदार ने पूछा। पता नहीं साहब, कल से गायब है, शायद भाग गया हो। थानेदार ने अपने सिपाहियों को रवि की तलाश का आदेश दिया। उसके घर की तलाशी ली गई, जहां से एक कमीज मिली जिसके एक हिस्से पर खून के धब्बे थे। प्रताप सिंह खुद नहीं जानते थे कि वह कमीज वहां कैसे आई, मगर यह उनके लिए वरदान साबित हुई। लता, जो अब तक अपनी बहन के शोक में डूबी थी, थानेदार के पास आई। साहब, मेरी बहन ने पिछले हफ्ते एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने किसी बड़े आदमी से डरने की बात लिखी थी, मगर उसने नाम नहीं बताया था। प्रताप सिंह का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या चंदा ने चिट्ठी में उनका जिक्र किया था? चिट्ठी कहाँ है? थानेदार ने पूछा। मैं ढूंढ रही हूं, मिलते ही आपको दूंगी। प्रताप सिंह समझ गए कि अब उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। थानेदार से मिलने के बाद वे सीधे लता के घर पहुंचे। लता अकेली थी। लता, तुम्हारी बहन की हत्या का मुझे बहुत दुख है, प्रताप सिंह ने नरम लहजे में कहा। सरपंच जी, दीदी के साथ ऐसा क्यों हुआ? कौन इतना बेरहम हो सकता है? रवि ही होगा। पुलिस ने उसके घर से खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। लता ने सिर हिलाकर कहा, मगर दीदी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें किसी बड़े आदमी का जिक्र था। रवि तो गरीब मजदूर है। प्रताप सिंह के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चिट्ठी कहाँ है? मैं ढूंढ रही हूं। दीदी ने कहा था कि उसने वह चिट्ठी सुरक्षित रखी है। प्रताप सिंह ने फौरन कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर पहले चिट्ठी वाली बात पुलिस को मत बताओ, क्योंकि अगर चिट्ठी ना मिली तो पुलिस तुम्हें ही परेशान करेगी। लता ने आश्चर्य से प्रताप सिंह को देखा। सरपंच जी, आप ठीक तो हैं ना? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? प्रताप सिंह के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूं, तुम्हें परेशानी न हो इसलिए कह रहा हूं। लता के घर से निकलकर प्रताप सिंह के मन में एक और कुटिल विचार आया। अगर चिट्ठी मिल गई तो? अगर उसमें उनका नाम हुआ तो? उन्हें किसी भी कीमत पर वह चिट्ठी पहले खोजनी होगी। इधर थानेदार राकेश सिंह ने रवि को पकड़ लिया था। रवि गांव के बाहर के खेतों में छिपा हुआ था। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहना दी और थाने ले जाने लगी। रवि चिल्ला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। गांव वालों की भीड़ ने रवि को घेर लिया। कोई उस पर थूक रहा था तो कोई उसे गालियां दे रहा था। प्रताप सिंह भी भीड़ में खड़े थे, सिर झुकाए हुए। उनके भीतर अपराध बोध और डर का अजीब मिश्रण उमड़ रहा था। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।